नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नए रेल एसपी के निर्देश पर बनाए गए एंटी क्राइम यूनिट जीआरपी की टीम ने ट्रेन में गांजा तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में तस्कर से 7 किलो गांजा बरामद किया गया है। ट्रेनों के जरिए होने वाली गांजा तस्करी को रोकने के लिए जीआरपी की टीम सतत प्रयास कर रही है। रेल एसपी धर्मेंद्र सिंह छवई के निर्देश पर जीआरपी के सदस्यों की एक टीम बनाई गई है जो ट्रेनों से तस्करी होने वाले मादक पदार्थों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जीआरपी की एंटी क्राइम यूनिट की टीम के सदस्यों को मुखबिर से सूचना मिली कि अमरकंटक एक्सप्रेस में एक व्यक्ति बैग में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है। सूचना मिलते ही जीआरपी अमला सतर्क हो गया, जिसके बाद टीम युवक की तलाश शुरू कर दी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संदेही युवक दिख गया, जिसके बाद उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। युवक से पूछताछ करने पर पहले वह गोलमोल जवाब देने लगा। टीम ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें 7 किलो गांजा पाया गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम नाथियल लकड़ा बताया, जो थाना रघुनाथ पाली, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा का रहने वाला है। मादक पदार्थ और दिवाली के उपलक्ष्य को देखते हुए फटाखा आदि पर निगरानी रखने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिस पर से हमारे अपराध नियंत्रण टीम के द्वारा एक व्यक्ति सुंदरगढ़ का, जिसका नाम नाथियाल लकड़ा है, पिता का नाम जोसेफ लकड़ा है, जो 56 साल का है, सुंदरगढ़ उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर सिहोरा रोड जबलपुर एमपी जाने के लिए निकला था, जो आज बिलासपुर में अमरकंटक के समय पूछताछ के दौरान पकड़ा गया है, जिसके विरुद्ध अपराध एनडीपीएस का कायम कर विवेचना जारी है। आरोपी के खिलाफ जीआरपी ने धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस कार्रवाई में जीआरपी थाना प्रभारी हरीश शर्मा, उप निरीक्षक भूपेश राठौर, प्रधान आरक्षक इंद्रजीत बघेल, आरक्षक मन्नू प्रजापति, लक्ष्मण गाइन, राजा दुबे और मनबोध भोई शामिल थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। युवती के घर घुसकर उसके साथ छेड़खानी करने वाले युवक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुणाल सरकार मंगला चौक का रहने वाला है। बीती रात आरोपी नेहरू नगर स्थित मकान में घुसा और युवती से छेड़खानी करने लगा। मना करने पर उसके द्वारा गाली गलौज और मारपीट की गई। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर आरोपी कुणाल सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उमरिया गांव में धारदार हथियार के दम पर लोगों को डरा धमका रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी युवक गांव के लोगों से दबंगई कर चुका था। बिल्हा पुलिस ने आरोपी साधराम राजपूत के कब्जे से लोहे का चापड़ नुमा हथियार बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। बापूनगर के पास कार में जुआ खेल रहे 3 जुआरियों को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों जुआरी जरहा गांव बेलसरी के रहने वाले हैं। जुआरी संजू रात्रे, विनोद यादव और संजीव मोहले को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके पास से ताश की पत्ती और 5,700 रुपये नकद जब्त किया है। तीनों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है। अमरकंटक आश्रम में रहने वाले बाबा कल्याणदास शनिवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां भक्तों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने आगामी कार्यक्रम और वर्तमान परिदृश्य को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। अमरकंटक वाले तपस्वी बाबा कल्याणदास जी महाराज का शहर के आनंद भवन में आगमन हुआ। उनके आने की खबर सुनकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। यही वजह रही कि इनके आगमन के साथ ही जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। अमरकंटक कल्याण आश्रम से बाबा जी का हर साल बिलासपुर आगमन होता है। भक्तों से मिलने के बाद बाबा ने मीडिया से चर्चा की। बिलासपुर का जो वातावरण है, कल्याण सेवाश्रम की जो भी प्रगति इस समय हुई है, स्थापना से लेकर के गौशाला के निर्माण, स्कूलों के निर्माण में सबसे अधिक सहयोग यहाँ से हमको प्राप्त होता है। सहयोग कहने का तात्पर्य ये है, जितनी भी बिल्डिंगें बनती हैं उसके लिए सीमेंट यहाँ से जाता है, लोहा यहाँ से जाता है। इसलिए जब ये बिलासपुर को हम अपना प्रथम बस्ती के रूप में मानते हैं। अमरकंटक में बने अद्भुत आश्रम और
वहां की व्यवस्थाओं को लेकर भी पूज्य श्री ने पत्रकारों को जानकारी दी। 2 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे बाबा से मिलने लोगों का तांता लगा रहा। इस मौके पर कल्याणदास बाबा के आश्रम के भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। आगामी त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस की टीम लगातार शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। एसएसपी पारुल माथुर के निर्देश पर शहर में 8 चेकिंग पॉइंट पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस दौरान शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बाइक पर 3 सवारी फर्राटे भरने वाले और बेवजह देर रात तक घूमने वालों की खबर ली जा रही है। पुलिस कप्तान पारुल माथुर ने देर रात सभी चेकिंग पॉइंट्स का जायजा लिया। आईजी सर और एसएसपी मैम के निर्देश पर बिलासपुर शहर में लगातार चेकिंग और अभियान चलाया जा रहा है। इसके तारतम्य में आज यहाँ बिलासपुर शहर के 8 मुख्य पॉइंट, जिसमें शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में चेकिंग कराई जा रही है। त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण किसान पहले ही डरे हुए हैं और अब व्यापारी वर्ग भी बेमौसम बरसात से सहम गया है। दरअसल दीपावली का त्यौहार सामने है। ऐसे में यदि बारिश लगातार जारी रही तो उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। वैसे भी पिछले 2 साल कोरोना काल के चलते सभी त्यौहार फीके रहे, सब कुछ मंदा रहा। अब चूंकि सब कुछ सामान्य हो गया है, ऐसे में मौसम की बेरुखी ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। फतहखार में डायरिया फैलने से 15 से ज़्यादा लोग उल्टी दस्त से प्रभावित हो गए थे। हालांकि सभी मरीजों की हालत अब सामान्य हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर दूषित पानी की आशंका को लेकर 10 से अधिक जगहों से पानी का सैंपल लिया। सिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में उसे जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमित इलाकों में दवाएं बांटी जा रही हैं, साथ ही संदिग्धों को तत्काल उपचार की सलाह दी जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 2 पायदान नीचे खिसकने के बाद बिलासपुर नगर निगम ने ग्रामीण क्षेत्र की साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अपर आयुक्त राकेश जायसवाल ने कहा, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बाद कचरे का डिस्पोजल पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जोन क्रमांक 5 के तहत आने वाले सभी वार्ड से मिले फीडबैक के आधार पर स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट आई है। उन्होंने सफाई अभियान में तेजी लाने, समय पर कचरा का उठाव और उसके नष्टीकरण पर ज्यादा काम करने के निर्देश दिए हैं। हर जुड़े वार्ड हैं, जिसमें 1, 2, 6, 7, 8 5 जोन के अधिकांश हिस्से आ रहे हैं। इसमें सफाई को लेकर के हमने एक स्ट्रेटजी बना रखी है और इसमें डोर टू डोर कलेक्शन को पहले से ही फोकस किया हुआ है, लेकिन SLRM सेंटर और हमारा जो कंपोस्टिंग सेट बना हुआ है, इस पे पूरा फोकस करके और स्वच्छता दीदी के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन और SLRM सेंटर में सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग सेट में कंपोस्टिंग का काम हम कर रहे हैं। इससे हमारा जो कचरे का डिस्पोजल है वो भी होगा प्रॉपर और महिलाओं के इसमें आर्थिक रूप से लाभ होगा। बिलासपुर के अपोलो में अब कान की समस्या का भी समाधान हो गया है। अगर आपको कम सुनाई दे रहा है या सुनने में परेशानी हो रही है तो अब अपोलो में इसका इलाज संभव है। वरिष्ठ ENT सर्जन PP मिश्रा और डॉक्टर हेतल मेहता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कॉक्लियर इम्प्लांट के जरिए इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको सुनने की परेशानी को दूर करेगा। चिकित्सकों ने बताया कि हालांकि इस तकनीक से सुनने की क्षमता पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी, मगर यह डिवाइस आपको मदद जरूर करेगा। कान के पीछे मस्तूल की हड्डी के पास छोटा सा ऑपरेशन कर डिवाइस को फिट किया जाता है। इम्प्लांट का एक भाग ऑपरेशन के द्वारा कान में लगाया जाता है। कान का अंतरकर्ण का जो भाग है, जिसे कॉक्लिया कहते हैं, उसमें खराबी होने के कारण बच्चा सुन नहीं पाता है और इसके लिए उस कॉक्लिया में ये इम्प्लांट डाला जाता है। इसके लिए उसका नाम है कॉक्लियर इम्प्लांट। और अब करीबन 3 हफ्ते के बाद में उसको बाहर का भाग भी जोड़ा जाएगा, जिसे एक्सटर्नल इम्प्लांट कहते हैं, और उसका स्विच ऑन किया जाएगा। वो
बच्चे का पहला दिन होगा जब भी बच्चा कुछ सुन पाएगा। छत्तीसगढ़ में बच्चों के इलाज के लिए आई नई तकनीकों और इलाज के नए तरीकों से अवगत कराने 2 दिवसीय CGPTCon का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिशु रोग विशेषज्ञ बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर राय शुमारी कर रहे हैं ताकि बच्चों का आधुनिक तकनीक के उपयोग और नए तरीकों से उपचार किया जा सके। इस कार्यशाला में 100 से अधिक शिशु रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। इनका जो हमारा शिविर है एक्चुअली ये जो नई अपग्रेड नॉलेज है जो हमारे बच्चों के इलाज में किया जाता है वो सभी नई जानकारी हमें इस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी मिलेगा और इसका उपयोग हम अपने प्रैक्टिस में ज़रूर करेंगे जिससे बच्चों के इलाज में काफ़ी बेहतर हो। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए हैं काफ़ी सारे बाहर से भी आए हैं, दिल्ली से आए हैं, पुणे से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं और जो यहाँ के खुद प्रसिद्ध डॉक्टर हैं बिलासपुर, रायपुर और अदर भी जो जिले के डॉक्टर हैं वो सभी आए हुए हैं। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी न्यू चेंजेस आ रहे हैं अपने बच्चों के इलाज में वो सब यहाँ पे बताए जा रहे हैं और जो भी इलाज चल रहा है उसको कैसा अपग्रेड किया जाए और अच्छे से कैसे उसको प्रैक्टिस में अपनाया जाए। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले चारों गौठान में हर महीने 1000 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा रही है। यहाँ बनने वाले खाद की हाथों हाथ बिक्री हो रही है, साथ ही कृषि विभाग के माध्यम से भी खाद खरीदा जा रहा है। सिरगिट्टी, मोपका, सकरी और तिफरा के गौठान अपने खर्च खुद उठा रही हैं। बीते 7 महीने से इन चारों गौठानों के संचालन के कोई भी आर्थिक मदद नहीं ली गई है। फायदे में चल रहे इन सभी गौठानों में 100% गोबर की खरीदी और बिक्री की जा रही है। चारों गौठान में हमारे जितने भी खाद वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है वो सभी एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से, अन्य शासकीय विभागों के माध्यम से बिक्री हो रहा है। अभी की स्थिति में हम लगभग 7 महीने से शासन से पैसा नहीं ले रहे हैं और जितने भी पशुपालक हैं और जो हमको गोबर विक्रय कर रहे हैं उनका जो पेमेंट है नगर निगम के माध्यम से हम कर रहे हैं। लगभग 13 लाख के आसपास महिलाओं को हमने इसमें लाभांश भी दे रखा है, मिल चुका है लाभांश उनको। आज के डेट में हमारे चारों गौठान सेल्फ सस्टेंट हैं। प्रदेश के कोरिया जिले और नवगठित जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में शराब दुकान खोलने को लेकर आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आई है। कोरिया और एमसीबी जिले में आबकारी विभाग ने नियम कायदों को ताक पर रखकर शराब दुकान खोलते वक्त न ही देवालय देखा और न ही विद्यालय। विभाग ने यहाँ मदिरालय जरूर खोल दिया। अब यहाँ के लोग मदिरालय खुल जाने से परेशान हो गए हैं। कॉलेज और मंदिर के बगल से शराब दुकान हटाने को लेकर कई बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हालात जस के तस हैं। शराबियों के कारण यहीं आसपास में ठेले लगे हैं जिससे वो दारू पीते रहते हैं रास्ते में और अब शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत ही असुविधा होती है। लड़कियां जैसे ग्रुप में आती है तो वो आ सकती है, उनको उतनी मतलब कहना चाहिए कि दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लड़कियां अकेले आती है वो आने जाने में बहुत ही असुविधा महसूस करती है। दर्शन संस्थान के बगल में जो शराब की दुकान है उसको वहाँ से हटवाया जाए। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। यहाँ जैसे ही हम अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं तो शराब की दुकान है, यहाँ लड़कियों को असुविधा होती है और रोड में भी मतलब जाते आते रहते हैं, उसके चक्कर में बहुत दिक्कत जाती है गर्ल्स को। और बीच बीच में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैठ के शराब पीते हैं और मतलब बातों का भी बहुत असर पड़ता है, कुछ कुछ ऐसे बोल देते हैं गर्ल्स को। शासकीय हमारी शराब दुकान है उससे बहुत ही पास में है, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को। चूँकि शासन के नियम के तहत तो धार्मिक संस्थाओं से और शैक्षणिक संस्थाओं से एक निर्धारित दूरी होनी चाहिए शराब दुकानों की, उसके बाद ही शराब दुकान जो स्थापित करना चाहिए। आप मार्गदर्शन कॉलेज वाले जैसे अगर मुझे आवेदन देते हैं, मेरे पास आता है आवेदन, तो मैं बिल्कुल उसको कलेक्टर साहब के संज्ञान में लेकर के आऊँगी और आबकारी विभाग को हम प्रस्ताव प्रेषित करेंगे कि अगर वो दुकान कहीं और स्थापित की जा सकती है तो उसके लिए मैं आप लोगों को सहयोग करूँगी। मैंने कई बार प्रशासन से मांग किया कि यहाँ पर कम से कम 550-600 बच्चियाँ पढ़ती हैं और कई बार शिकायत करने के बाद ये आश्वासन मिला कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में प्रक्रिया करके इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक भट्ठी हटाई नहीं गई। अब मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए जिससे बच्चे और बच्चियां सुरक्षित रहें। यहाँ पर आने वाले दारू जो पीते हैं वो गाली गलौज, अंड बंड बोलना,
और ये सब चीजें करते हैं, इसलिए काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चियों को। शनिवार तड़के जीआरपी थाने के पास एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। युवक की हालत देखकर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी थाने को दी। सूचना मिलते ही जीआरपी के राजा दुबे और उनके सहयोगी मौके पर पहुंचे। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उन्होंने डायल 108 को इसकी सूचना दे दी, मगर रात होने के कारण एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। जवानों ने तत्काल शासकीय वाहन में मरीज को रात 2:30 बजे सिम्स में दाखिल कराया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक की हालत पहले से ठीक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार युवक बंगाल का रहने वाला है, जिसका नाम चांद सेठ है। वह मोड़े गांव से अपने परिवार के साथ बिलासपुर पहुंचा था। रात 2:30-3 बजे एक लड़का 19 साल का, जो कि सांस की बीमारी से काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहा था, कि हमारे क्राइम स्क्वाड टीम द्वारा उसको देखा गया और उसको उपचार हेतु सिम्स में भर्ती कराया गया। जोनल स्टेशन में प्लेटफॉर्म 3 के हावड़ा छोर में पटरी पार कर रहे युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी ने शव को अस्पताल भिजवाया और मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। घटना शुक्रवार रात की है। स्टेशन मास्टर को मालगाड़ी के चालक ने इस घटना की जानकारी दी। स्टेशन मास्टर बिलासपुर का मेरे को फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो लाइन नंबर 2 पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, कि कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ, जिस पर से मेरे द्वारा निर्देशित कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि मर्ग को तत्काल जाकर लाइन से हटाएं और पंचनामा कार्रवाई किया गया है। अभी उसको सिम्स में सुरक्षित रखा गया है। वारिसान की तलाश जारी है। मिलने पर उनके कथन लिए जाते हैं। हिरी थाना क्षेत्र में अक्सर गुमशुदा मामलों में गुम युवतियां अपने प्रेमी के साथ विवाह कर पहुंचती हैं। इस मामले में गुम बालिग युवती 5 दिनों बाद अपने प्रेमी से विवाह कर थाना पहुंची और बताया कि अपनी इच्छा से उसने प्रेम विवाह किया है। हिरी पुलिस ने प्रकरण एसडीएम न्यायालय में पेश किया है। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास बटन चाकू लेकर घूम रहे चकरभाटा निवासी नीरज कौशिक उर्फ कालिया को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नीरज कौशिक चाकू दिखाकर लोगों को डरा धमका रहा था। किसी घटना को अंजाम दे पाता, इससे पहले पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी से चाकू जब्त कर तोरवा पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। सिम्स की व्यवस्थाओं में सुधार और बेहतर चिकित्सकीय सुविधा देने को लेकर डीन डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने लोकसभा टीवी से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मरीजों के उपचार और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर है। देखिए लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम में सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे को। नमस्कार, सीसीएन लोकसभा टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन डॉक्टर के सहारे जी। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में तो बुलाया। सर, सिम्स की शुरुआत कैसे होती है, दिन कैसे शुरू होता है सिम्स का, क्या कार्य प्रणाली रहती है? सिम्स देखिए एक जनरल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज के नाम से। सिम्स को स्थापित हुए लगभग 20 साल हो रहे हैं और एक हॉस्पिटल की दिनचर्या रहती है कि जैसे कि सुबह ओपीडी होते हैं, सुबह 8:30 बजे से लेके 2 बजे तक ओपीडी चलता है। उसके बाद में डॉक्टर्स की राउंड्स होते हैं, पेशेंट एडमिट होते हैं उसको देखते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और फिर इवनिंग राउंड भी होता है डॉक्टर्स के द्वारा जो ज़रूरत पड़ने पे, और इमरजेंसी तो 24/7 चालू रहता है। सर, एमबीबीएस सीटों के लिए 180 सीट पीजी के हैं, 20 सीटों के लिए आवेदन गया हुआ है। ये किसी नहीं, एक्चुअल में 150 सीट है एक्चुअल में। अच्छा। 150 में क्या 30 सीट जो है वो EWS कोटा के लिए रहता है। इस प्रकार 180 सीट हो गई है वो, जबकि हमको 150 प्लस 50 ऐसे करके 200 सीट के लिए हमने आवेदन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और NMC को। वो प्रक्रिया अपेक्षित है आना, मंजूरी आना सर। और उसके हिसाब से 200 जो बेड 200 स्टूडेंट का जो एडमिशन होगा उसके हिसाब से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि 200 बच्चे एक ही क्लास में कैसे बैठेंगे उसका इंतज़ाम करना ये हमारे लिए समस्या है। उसके लिए हम नया उपक्रम लाने की कोशिश कर रहे हैं।
सर पहले की सिम्स और अब के सिम्स में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? अब पहले के सिम्स के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, वो आप बताएंगे, और आज वर्तमान में आपको कैसे सिम्स में परिवर्तन आ रहा है वो आप समझेंगे और जनता समझेगी। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हर आम जनता को सिम्स से लाभ पहुँचे, उनके दुख दर्द में काम आए। सर आपने कहा कि पहले और अब के सिम्स में आप अंतर बताएंगे। हमने जो अंतर देखा है सर वो कि आपने डीन का पदभार ग्रहण किया और कर्मचारियों की जो नियमितीकरण की मांग थी वो आपने तुरंत खत्म करवा दी, आंदोलन धरना सब। हाँ, बात बहुत सिंपल थी। एक्चुअल में शासन के आदेश थे और हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश थे कि आप वहाँ जाइए और वहाँ की जो प्रकरण है उसको निराकरण कीजिए। मैं आया, पूरे जांच पर पड़ताल की, जो भी कर्मचारी यहाँ कार्यरत थे, आप खुद सोचिए जो व्यक्ति 10-12 साल से कार्यरत हो और उसको कैसे निकाल सकते हैं। जो भी भर्ती अनियमितता हुई होगी वो हुई होगी, वो उसका हमें पता नहीं। हमारे पास जो दस्तावेज उपलब्ध थे उसके आधार पे हमने ये निर्णय लिया और लगभग अभी तक हमने 340 में से 320 लोग को नियमित कर चुके हैं। सर सिम्स की एक अलग पहलू ये भी दिखाई देती है कि सिम्स में आए दिन मरीजों से विवाद होता है, डॉक्टरों का मारपीट होती है, कई किस्से हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब प्रदर्शित किया है। आप समझते हैं ये पूरा सिम्स बहुत बड़ा अस्पताल है और उसमें कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आते हैं, तो थोड़ा बहुत धक्का मुक्की या डॉक्टर्स की थोड़ी बहुत कमी है, जिसके कारण एक ही डॉक्टर्स पे बर्डन बहुत पड़ता है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है और किसी मरीज का इलाज समय पे नहीं हो पाता, उससे चिड़चिड़ापन आता है। ये दोनों तरफ से होने के कारण ये सब विवाद होते हैं, जिसका निराकरण मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों डॉक्टर्स को भी समझाइश दे रहा हूँ और जो मरीजों को भी थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सबका इलाज बराबर होगा। सर आपने कमियों की बात की और पेशेंट्स की बर्डन की बात की जी। एक बर्डन ये भी है कि सर 705 बेड का जो अस्पताल है उसमें मात्र 213 नर्सें काम कर रही हैं। नर्सों की भर्ती की स्थिति क्या है सर? एक्चुअल में नर्सों की भर्ती की स्थिति ये है कि शासन ने अभी हमें 146 नर्स भर्ती करने का अनुमति प्रदान की है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और हम जल्दी से जल्दी नर्सों की भर्ती करने जा रहे हैं। उसी प्रकार क्लास 3 क्लास 4 की भर्ती के लिए भी हमें शासन ने अनुमति प्रदान की है और वो प्रक्रियाधीन है एक्चुअल में सब चीज़ें, क्योंकि हमने जो इसकी विज्ञापन के पहले शासन से अनुमति लेनी पड़ती है नियमानुसार। उसके लिए हमने पत्र प्रेषित किया, जिसका आना हमें इंतजार है। सर चूँकि आप आए हैं तो निश्चित ही सिम्स में बदलाव होगा। सिम्स में कमियों को दूर कैसे करेंगे और मरीजों को राहत कैसे पहुंचाएंगे? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इससे आम जनता को ज़रूर राहत मिलेगी। मैंने जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का तरीका है कि पेशेंट कैसे आया, एक्चुअल में हमको रिसेप्शन पहले ठीक करना है। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सिम्स में जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो एक्चुअल में जो बिग हॉस्पिटल जैसा, कारपोरेट हॉस्पिटल जैसा सिस्टम से नहीं बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी के कारण हमको थोड़ी परेशानी जाती है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी विभागों में, वो अपना कार्य अच्छे से करें और मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएँ। सर मरीजों को लाभ पहुंचाने की बात आई है तो ये एक सवाल ये भी है कि सिम्स की अधिकांश मशीनें जो हैं जांच उपकरण की वो बंद रहती हैं और मरीजों को बाहर जाना पड़ता है अधिक मूल्य चुकाकर। नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। व्यक्ति क्यों जाता है पता नहीं, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई मशीन ख़राब नहीं हमारे यहाँ। और सभी लोग, थोड़ा क्या होता है कि बल्क ऑफ पेशेंट्स रहते हैं, लोगों में पेशेंस की कमी है। आप नंबर आएगा, आपका इलाज हो जाएगा या जाँच हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें MRI है, CT स्कैन है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बेस्ट मशीन है। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ी परेशानी आती है, तो उसको थोड़ा सा मरीज को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आप जानते हैं कारपोरेट हॉस्पिटल में लोग AC में बिठा देते हैं घंटों घंटों, परंतु यहाँ पे लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। ये एक खामी है मरीजों के अंदर, जो थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो थोड़ा सा भी इलाज बराबर हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप समय पे आइए और समय पे जाइए। सर ऑपरेशन में आसानी, मरीजों को राहत देने के लिए क्या नए उपकरण सिम्स में लगाए जाएंगे?
अभी देखिए मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए हमने एंडोस्कोपी मंगाया है, जो अभी CGMSC से टेंडर हो चुका है। अब वो जैसी RC होगा वो मंगाया जाएगा। उसी प्रकार लेप्रोस्कोपिक जो तरीके से जो गाल ब्लैडर की पथरी का इलाज होता है, जिसकी गाल ब्लैडर निकालने का, वो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और भी जो कम बोलते हैं मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर बोलते हैं, मतलब कम चीरा फाड़ी से इलाज हो जाए, उसमें हम प्रयासरत हैं। और हमारे यहाँ जो भी सर्जन काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले बहुत बड़ी पथरी निकाली गई थी ब्लैडर से, जो पीड़ित था 2-3 साल से। सर सिम्स में जो आने वाले मरीज हैं या उनके परिजन हैं, उनके लिए खाने का शेड नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसमें प्रयासरत हूँ, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होने थे वो डेवलप नहीं हो पाए। 2 साल में हमको कुछ काम करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थे तो कोरोना ही आता था। तो इसके कारण बहुत हम अब एक नया शेड बनाने जा रहे हैं 4th फ्लोर में, जो आम जनता को राहत मिले। रेफरल का केस ज़्यादा चलता है सिम्स में, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मरीज आता है उसको रिफ़र कर दिया जाता है। आपने इसके पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि मैंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर निकाले हैं कि कोई भी पेशेंट रिफ़र करने के पहले मुझसे परमिशन लिया जाए, मुझसे और मेरे MS से परमिशन लेके किसी को भेजें। अगर हमारे पास उपचार है यहाँ पे तो क्यों हम भेजेंगे? अब मैंने तो साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सभी डॉक्टरों के कि आप कोई पेशेंट को रिफ़र नहीं करेगा। सर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें क्या कुछ सुविधाएं होंगी और ये कब तक आम जनता को मिल जाएगी? ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ शासन का और भारत सरकार का। इसमें 40-60 रेशियो से जो मद प्राप्त हुआ है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। CPWD और हाइट्स जो एक कंपनी है जो मशीनों का प्रदान कर रही है, उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। 90% हमारी बिल्डिंग तो बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो चुका है, परंतु मशीन का आना चालू हो गया है। अभी MRI लगना चालू हुआ है, CT स्कैन लग रहा है। उसी प्रकार इसमें 6 प्रकार के मुख्य जो सुपर स्पेशलिटी विभाग रहेंगे, जैसे कि अपना कार्डियोलॉजी का विभाग है और कार्डियोथोरेसिक का विभाग है, वैसे न्यूरोलॉजी का है, न्यूरो सर्जरी का विभाग है, वैसे यूरो सर्जरी का विभाग है, पीडियाट्रिक सर्जरी का विभाग है, प्लास्टिक सर्जरी का विभाग है। ये मुख्य रूप से इसमें विशेषज्ञ रहेंगे और जिससे हमारी छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे बिलासपुर के आसपास की जनता को राहत मिलेगी। सर इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है या? इसके लिए हमें शासन ने पद अवलोकन कर दिया है, जिसका हम जैसे हमें हैंडओवर मिलेगा उसके प्रकार हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे। हमारे साथ थे सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे। निश्चित ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कुछ स्तर तक गड़बड़ाई हुई हैं सिम्स में, जिसे सुधारने की लगातार वे प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में एक बेहतर सिम्स आम जनता को, बिलासपुर की जनता को देने का उन्होंने वादा किया है। नमस्कार। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।